मिलाप चल रहा था, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा। शब्दों का चयन एक देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर जो कर रहे हैं, एक उनकी हताशा, निराशा और जो उनका, मैं कहती हूँ उनके मन से जो उन्होंने मान लिया है कि हार हुई है। 272 ना मिलकर देश की जनता ने उनको 240 पे लाचार छोड़ा है। आंध्र प्रदेश और बिहार की दो पार्टीज़ ने उनको साथ देकर आज ये सरकार बनाई है। तो उनके ये शब्द जो हैं वो उनके जो आक्रोशित महसूस कर रहे होंगे कि कहाँ 400 पार का नारा राज्यसभा में लगा कर गए थे, आज लौटे हैं तो उनको बहुमत वाली सरकार भी नहीं मिली है। बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से एक सत्संग में जाते हुए इनकी इस तरीके का हादसा सामने आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि राज्य सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जो भी ये सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ जो सत्संग करने वाले बाबा हैं उन पे भी कार्रवाई होगी कि जो नियम कानून होते हैं उनका पालन करके इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेना और कोई प्रावधान ना हो, ये बहुत ही दर्दनाक है और प्रशासन इस पे कड़ी कार्रवाई करेगी, ये उनसे उम्मीद है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जिस तरीके से ह्यूमन लाइव्स विद नो डिग्निटी और ना ही उनकी कोई जान का कोई मोल है। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली सरकार, केंद्र सरकार जो है भाजपा की, वो कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करती है और धार्मिक अनुष्ठानों में वो शायद सत्ता के में जो लोग हैं वो लोग भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते होंगे। नहीं तो जब संख्या से ज़्यादा लोग वहाँ आए तो तुरंत प्रशासन को स्टेप लेना चाहिए था, उनकी सुरक्षा को देखते हुए और भी गेट्स बनाने चाहिए थे। कुछ भी नहीं था। आप सोचते हैं कि धर्म के नाम पर हम लोगों को गुमराह करेंगे, ऐसा नहीं होता। अयोध्या में भी भाजपा ने देखा कि राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिस तरह से उसके नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई और अयोध्या ही वो हार गए। उसी तरह से ये धार्मिक जो सत्संग और ये सब में भाजपा सोचती है कि हम जनता को धर्म का अफीम पिलाकर और चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और जनतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत जिस तरह से लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखा के जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री, झारखंड के एक आदिवासी मुख्यमंत्री, जनता द्वारा चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी कारण के 5 महीने तक जेल में रखा गया, उनके परिवार से उन्हें दूर रखा गया, जिस तरह से सिटिंग मुख्यमंत्री को रिजाइन करवाया गया एक तरह से, और बाद में जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो ये तो तुगलकी शासन व्यवस्था यहाँ पर चल रहा है कि आप किसी को भी जेल में डाल देंगे, किसी के खिलाफ कुछ भी करेंगे, जनता के सामने उसे बदनाम करेंगे। लेकिन उल्टा ही पड़ रहा है। जब जब भाजपा इस तरह का तिकड़म भिड़ा रही है तब तक उनको नुकसान हो रहा है। झारखंड में भी उन्हें नुकसान हुआ है, आदिवासी वोट्स उन्हें नहीं मिले हैं। तो भविष्य में उन्हें संभलना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, यूपी के मुख्यमंत्री को। Honorable members, as you are aware, several devotees lost lives in a stampede that broke out at a religious event at Hathras in Uttar Pradesh. The loss of precious lives and injury to helpless persons in this tragic incident is indeed painful, unfortunate. All necessary steps are being taken to provide medical aid to the injured, and authorities have set up a committee to investigate the matter. This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow to the bereaved families and in praying for the speedy recovery of the injured. I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragedy. इतना बड़ा हादसा और उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप की इतना प्रशासन नहीं, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, क्या ये देश
हादसों का देश बन के नहीं रह गया। आज यहाँ हादसा, कल वहाँ हादसा, परसों वहाँ हादसा, एक दिन श्रद्धांजलि, 2 लाख रुपए का मुआवजा, फिर लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल वाली जो अप्रोच है ना, सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। कौन मरे हैं? साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ करोड़ निकल गए। ये हमारी सोच और हमारी मानसिकता हो गई है। कल हादसा हुआ, प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण नहीं रोक देना चाहिए था, बीच में लगातार बोलते रहे। इसलिए मैं कहता हूं ये हादसों का देश है और किसी को इसकी चिंता नहीं है, कोई एसओपी नहीं, क्राउड मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं। 2 लाख का मुआवजा देंगे, निश्चिंत हो गए। सर बार बार स्टैम्पेड होते हैं और फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? नहीं, अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? आप लोग इसको एम्पलीफाई करिए, बताइए कि सरकार का काम डुगडुगी बजाना सिर्फ नहीं होता है, सरकार का काम होता है लोगों को महफूज रखना। आप असफल साबित हुए। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे, कल लोकसभा में जिस तरह का रहा उनका भाषण। नहीं, मैं तो वही देख रहा हूँ, वो जो चुनाव में भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, उसी व्यवस्था में उनका भाषण चल रहा है। कहाँ की गरिमा, किसकी गरिमा? एज ए न्यू कमर बहुत ही कम लोग को ऐसी लॉन्च मिलती है जहाँ पर फर्स्ट टू स्टार्ट विथ इतनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस ने बैकिंग दी है हमें। सेकेंडली गाने डांस करने को मिले सोनू सर की आवाज़ में, उदित सर की आवाज़ में। सो वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ डांस एंड मुझे जब डांस करने का मौका मिला इन दो गानों पे मुझे बहुत प्यारा लगा। एंड जस्ट टू एक्ट एज साहिर in the film as playing an army cadet who's kind of representing the Indian community, army community, was just a privilege. मुझे बहुत मज़ा आया मैम। एक एक्सपीरियंस हो गया है अभी, एक अनफर्गेटेबल मेमोरीज हो गई है। आज मैं बैठा हूँ इधर तो मैं बहुत सोच रहा हूँ कि हमने कैसे शूटिंग की, क्या किया, और आज जाके फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, लोग प्यार मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड आई जस्ट होप अभी आगे चल के और काम मिले, मैं और एंटरटेन कर सकूं और ऐसे और इंटरव्यूज दे सकूं। बहुत दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, न दवाई होगी, न इंतजाम होगा, और न ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहां पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। 121 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ज्यादातर महिलाएं उसमें शामिल हैं। क्या कहेंगे हाथरस की घटना पर? घटना दुखद है और प्रधानमंत्री जी ने बहुत संवेदना दिखलाते हुए कल अपने भाषण में, बीच में भाषण में उन्होंने शोक व्यक्त की, और जो भी भारत सरकार से संभव है, राज्य सरकार से संभव है, उसको सहायता दिए जाने की बात है।
किन कारणों से वैसा हुआ उसकी जांच की भी बात की गई है और जो उसके लिए फॉल्टी नजर आएंगे उन पर आवश्यक कार्रवाई भी होगी और सबको सफिशिएंट मुआवजा की भी बात हुई है। लेकिन ये घटना दुखद है। लेकिन इतनी बड़ा हादसा हुआ है तो किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? अब कार्रवाई हम नहीं चाहते हैं, कार्रवाई प्रशासन समझेगी। बहुत दुखद घटना है और बहुत एक बड़ा आयोजन हो गया, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं और अभी भी जो मृतकों की संख्या है, कितने लोग घायल हैं, प्रभावित हुए हैं इस ट्रेजेडी में, ये अभी उजागर होने में शायद वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री से जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, प्रशासन से बात हो रही है। आज मुख्यमंत्री जी वहाँ ऑन स्पॉट भी जा रहे हैं, जो खबर है। और हमारे वहाँ उस जिले के विधायक गुड्डू चौधरी जी कल रात को ही वहाँ पहुँच गए थे और कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग। अभी वहाँ तंत्र का सहयोग हमें करना है। सभी लोगों से अपील करूँगा कि अभी सहयोग करें, सब लोग वहाँ पहुँचेंगे और समस्या को बढ़ा देंगे हम लोग। लेकिन हम सबकी नज़र है वहाँ। और आज एक प्रतिनिधि मंडल पार्टी का, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश अनिल जी जो विधायक हैं और मंत्री हैं कैबिनेट की, वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सद्भावना ये मौका है जबकि सबको कॉन्फ्रेंसेस करना चाहिए, बल्कि दूसरी तरफ लोग राजनीति भी इसमें कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। हम सब लोग साझेदार हैं इसमें, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को हम सब लोग जो समझते हैं और हम सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ। देखिए, अगर प्रधानमंत्री की भाषा अब भी बदलती नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, तो जनता ने जो उनको सबक सिखाया है लोकसभा चुनाव में, उनसे उसने कोई सीखा नहीं। राहुल गांधी जी देश के विरोधी पक्ष नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है। वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, इसलिए बैठे हैं। जैसे आप प्रधानमंत्री हो, वैसे हो लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन का सम्मान नहीं करते, इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए तो हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है और मोदी जी और शाह जी संविधान के हत्यारे हैं। राहुल गांधी जी विरोधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी बात का प्रतिवाद कर सकते हो। अगर उनकी बाल बुद्धि है तो आपकी बुद्धि क्या है? आप क्या बुद्धि का अजीर्ण हो गया क्या? ज़्यादा ही बुद्धि हो गया क्या आपकी? जनता ने आपको सबक सिखाया है, आपका बहुमत आपने गंवाया है और उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। इसलिए आप उनके लिए भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। देखिए, 120 से ज़्यादा, 120 के लगभग ही लोग घायल हैं। क्या देखेंगे? बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरे देश में हमेशा इस प्रकार की घटनाएं घटती है। महाराष्ट्र में 2 साल पहले नवी मुंबई में इसी प्रकार का सत्संग हुआ था। अमित शाह जी गृहमंत्री वहां उपस्थित थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उनके सामने भगदड़ मच गई और उस सत्संग में 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के सत्संग में किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये बाबा, ये महाराज, ये लोग लोगों को बुलाते हैं और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। उनके ऊपर एक कानून बनना चाहिए। इस प्रकार के सत्संग की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत दुर्भाग्य। गरीब लोग आते हैं बेचारे। सर, हाथरस कांड में क्या अपडेट है? फिलहाल कितने लोगों की मौत हो चुकी है और अलीगढ़ में कितने से अफसर आए थे? देखिए, बड़ी ही दुखद घटना है और हाथरस में जिस तरह से रात भर हम सब लोग हर एक चीज़ की अपडेट लेते रहे हैं, अभी तक जो मृतक लोगों की संख्या है वो बड़ा ही दुखद है और 121 लोग अभी तक जिनकी पुष्टि हो गई है जो मृतक हैं और 35 लोग लगभग घायल थे, जिसमें लगभग 6 लोग अभी बचे हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। बाकी के सभी लोगों का, जितने लोग घायल हैं, उनका उपचार पूरी तरह से किया जा रहा है। पूरा प्रशासन इस पर सजगता बरते हुए हर एक छोटी चीज़ पे हम सब लोग ध्यान बरतने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं हाथरस आकर के जितने भी घायल हैं उनके सभी परिजनों से, परिवारजनों से मिल करके उनके हाल जानेंगे और पूरी जो भी ये घटना है इसके बारे में पल पल की खबर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हम सब लोगों से और प्रशासन के माध्यम से ले रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो भी आरोपी पाया जाएगा, जांच के अंतर्गत उसको बख्शा नहीं जाएगा और
कठिन से कठिन, कठोर से कठोर जो भी कार्रवाई होगी दोषी के खिलाफ उसको सरकार के द्वारा किया जाएगा। आप सब जांच कमेटी में हैं, क्या अभी तक एफआईआर हो पाई है और अगर हुई है तो कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है? देखिए, अभी तो बहुत ही प्रथम चरण में है, सारी चीजें चल रही हैं। एक बार पूरी जांच हो जाएगी तब इसको पूरे मामले को समझ करके हम सब लोग कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि रात की घटना है और रात में हम सब लोगों की प्राथमिकता थी कि जितने भी लोग घायल हैं उनके परिवारजनों को हम सब लोग सुरक्षित अपने अपने स्थानों तक पहुंचा दें, घायलों को इलाज दे दें। अब आज सारी चीजों को और तहकीकात इसकी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं इसीलिए हाथरस और घटनास्थल पर स्वयं आ रहे हैं कि सारी चीजों को एक बार देख सके। आज उसमें अधिक और भी जो प्रथम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कई सर परिजनों का आक्रोश है कि बाबा की गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए, अभी तक सर कुछ इनपुट मिला है बाबा की? देखिए, अगर दोषी है ये जांच का विषय है, क्योंकि एक बार जब जांच पूरी तरह से हो जाए, जो भी व्यक्ति दोषी है, मैंने कहा चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इतने सारे लोगों की 121 लोगों की जान गई है, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और हमारे पास में सरकार हर एक छोटी चीज को संज्ञान में लेते हुए अपने नजर में रखते हुए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार का बजट आज प्रस्तुत होगा। बजट जनता का बजट, जनता के लिए, जनता को समर्पित होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है और निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। और आज खुशी है इस बात की कि आज 24-25 का बजट आज प्रस्तुत होगा। ये जनता का बजट है, जनता के लिए है और इसलिए हमने उस परंपरा का निर्वहन किया है कि बजट के पहले हमने जनता से सुझाव आमंत्रित किए और प्रबुद्ध जनों से भी हमने विचार विमर्श किया, विषय विशेषज्ञों को भी बुला करके हमने संवाद किया और निश्चित रूप से उन सब विषयों पर मंथन करके हमने अगर कोशिश की है कि उन सारगर्भित सुझावों को भी उसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। आने वाला बजट सर्वस्पर्शी ये जनता का बजट होगा। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी का फोकस है। महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, गरीब वर्ग के लिए भी है। सर्वस्पर्शी है, सभी वर्गों को इसमें छुआ है। सर जी, यूपी के हाथरस में एक बड़ा हादसा हो गया। सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है जिसमें इतने लोग मारे गए। ये सब ज़्यादातर गरीब मजबूर लोग थे। हम तो ये मालूम करना चाहते हैं कि प्रशासन कहाँ था। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये प्रशासनिक लैप्स हुआ है और उनकी लापरवाही से हुआ है। प्रशासन बुलडोज़र चलाने में तो बड़ी तेज़ी दिखाता है, लेकिन इन मजलूमों के और गरीबों के जो अपने परवरदिगार को अपने पैदा करने वाले की इबादत के लिए गए थे या पूजा के लिए गए थे या धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, उनके लिए उनकी किसी को फिक्र नहीं है। इतने लोग मारे गए, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। इसके लिए प्रशासन पूरी तौर से जिम्मेदार है और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी में जो भी सच सामने आए तो इन्हें सख्त से सख्त उसको न्याय संगत सजा दी जाए। अखिलेश साहब कह रहे हैं कि इसमें सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जब प्रशासन जिम्मेदार होता है तो सरकार ही जिम्मेदार होती है। प्रशासन वालों को ये फिक्र नहीं है कि हमें सरकार कहीं ना कहीं पेनलाइज करेगी या हमें भी कोई ना कोई सजा मिल सकती है, क्योंकि वो सरकार के वो काम कर रहे हैं जो आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुए। मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाना, जिस मकान में 10-10 लोग रह रहे हैं, अगर एक अपराधी है तो उसका मतलब 9 को भी आप बुलडोज कर देंगे, उनको भी घर से बेघर कर देंगे। तो सरकार के जब वो अनैतिक काम कर रहे हैं तो उन्हें फिक्र किस बात की है? सरकार ही उनको बचाएगी। राहुल सर 116 डेथ है टोटल इसमें। 116 डेथ है और इंजर्ड कितनी होंगे? इंजर्ड 35 हमारे पास आए थे वहाँ पे। CSC सिकंदर हो, और सीधा जेडो की अस्पताल में गया तो उसके लिए कह सकते हैं। इसके अलावा सर हाथरस हॉस्पिटल में कितनी डेड बॉडीज हैं? 32 आई है, 19 की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, पोस्टमार्टम जारी है, 11-12 का हो चुका है। पोस्टमार्टम को घर भिजवाया जा रहा है, शबान से या 108 से। 32 में से कितने का पोस्टमार्टम हो चुका है? 11 पोस्ट बाकी में कर रहे हैं। और
ऑपरेशन 19 का 19 का होना है। और इसके अलावा आपके यहाँ सर इंजर्ड कितने हैं? 11 भर्ती। 11 भर्ती। उनकी सर कैसी तबीयत है? सर नॉर्मल स्टेबल है। स्टेबल है। सर एक पुलिसकर्मी भी जो है घायल हुए हैं, तो उनकी कैसी स्थिति है? वो ठीक थी, वो चली गई, बेहोश हो गई थी। महिला पुलिस? हाँ, महिला पुलिस। तो उनकी ड्यूटी कहाँ थी? ये नहीं पता, मैं मतलब देखा। अच्छा, उसको पता। वो ठीक हो चुकी है? हाँ, ठीक। उनको डिस्चार्ज कर दिया? हाँ, डिस्चार्ज। भी यहाँ 32 डेड बॉडी हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग डेड बॉडी हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हर एक जगह इतने पोस्टमार्टम कराना संभव नहीं होगा। तो यहाँ 10 लोग घायल हैं, 9 लोग, एक इसमें सिपाही है, लेकिन वो स्टेबल हैं। लेकिन जो लोग जिनकी मौत हो गई वो बहुत दुखद है, और बहुत सारे अभी ऐसे लोग भी हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं हुए, क्योंकि बाहर के बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो सका। अभी इस समय सारा फोकस हमारी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता विवेक बंसल जी भी खड़े हुए हैं, मुकेश धनगर जी भी खड़े हुए हैं, और मैं खुद, प्रियंका जी ने तुरंत कहा कि आप जाओ, तो मैं हाउस खत्म होते ही सीधे इधर आ गए निकल कर। तो हम लोग पूरे लोग लगे हुए हैं, बाकी सब और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी होंगे यहाँ। तो अभी तो फिलहाल सबसे पहला काम है कि राहत जितनी दी जा सके उतना बेहतर है, क्योंकि अभी बहुत सारे शव ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाइड भी नहीं किया गया, और बहुत ही दुखद है। मैं खुद स्तब्ध हूँ, मैंने अपने जीवन में इतना खराब हादसा नहीं देखा। लेकिन सर एक सवाल ये है कि परमिशन तो खैर दी गई थी, लेकिन परमिशन से ज्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे, ये भी जानकारी आ रही है। देखिए बाबा भी फरार है। ये सब सवाल बाद के हैं, आज के सवाल नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में केवल इनकी राहत और इनको मदद की बात होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब बात के विषय हैं कि हम बाद में इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं होनी। आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के, और हम एक सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं होती हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है, तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। और इसलिए आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष है, और यह देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर के रहेगा। ये पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो इसका लाभ, इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विकास के विस्तार के अनेक अवसर उपलब्ध होने वाले हैं, और इसलिए
जब हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे तब भारत के हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा होने वाला है। आदरणीय सभापति जी, भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर 60 साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है। और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है और कुछ लोग जानबूझ करके उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के और हम एक सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं होती हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। और इसलिए आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष है और यह देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर के रहेगा। ये पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, जब देश
दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा तो इसका लाभ, इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विकास के विस्तार के अनेक अवसर उपलब्ध होने वाले हैं और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे तब भारत के हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा होने वाला है। जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश
से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़,